नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी बहुत ही अहम टॉपिक पर फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग अब आसान नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल ने इसे कॉम्प्लिकेटेड इशू बना दिया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांझपन की तरफ बढ़ रहा है। 2023 में एम्स ने एक सर्वे किया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि भारत में 10 से 15% जोड़े किसी न किसी वजह से प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इन्हीं जोड़ों के लिए आईवीएफ किसी वरदान से कम नहीं है। आईवीएफ क्या है, कितना सक्सेसफुल है, इस पर खर्च कितना आता है, किसी कपल को आईवीएफ के लिए कोशिश कब करनी चाहिए, ऐसे तमाम सवाल जहन में आते रहते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हैं देश की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति सिंह। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका धन्यवाद हमारे मेनका न्यूज़ रूम जी। में। और आपको बता दें कि आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों को और इनफर्टिलिटी के मामलों को हैंडल करने में एक्सपर्ट हैं। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आईवीएफ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? आईवीएफ जाने उससे पहले ये बताएं। अच्छा, मेनका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आजकल बांझपन या प्रेग्नेंट होने में कपल्स को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हमारी ओपीडी में ऐसे पेशेंट इतने नहीं आते थे, पर अब आजकल रेट हो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लड़कियों की थोड़ी सी लेट मैरिज हो रही है। आजकल लड़कियां भी बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, तो उन्हें लगता है कि पहले मैं अपना कैरियर बना लूँ, उसके बाद फैमिली प्लान करूँ। दूसरा कारण ये है कि हमारे इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, खाने में है, इन सब की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत हो रहा है। तीसरा, आजकल लड़कियां या लड़के सब्सटेंस एब्यूज़ लाइक स्मोकिंग या अल्कोहल, इनका भी सेवन ज़्यादा ही कर रहे हैं। मे बी पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से ये उसको फॉलो करते हैं, पर वो तो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने कहा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है प्रजनन के मामले में। तो उन लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए आप क्या कहेंगी जो पार्टी करना कूल मानते हैं, और लड़कियों में भी अब स्मोकिंग और ड्रिंक करना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, हाँ तो जी। इसका कितना असर होता है? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, पर ये गलत आदत अपनाना बहुत सही नहीं है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों लड़के हैं लड़कियों दोनों को फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है। उनकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी उसको अफेक्ट करता है। जैसे मेल में ये स्मोकिंग की वजह से इम्पोटेंसी या लॉस ऑफ लिबिडो होता है, जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी के चांसेस मतलब रेट्स कम हो जाते हैं। उनके जो स्पर्म्स काउंट हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी है, स्पर्म्स जो मॉर्फोलॉजी है, वो सब भी गड़बड़ होता है। उनके में हार्मोन का भी गड़बड़ होता है। अब जैसे अल्कोहल, अल्कोहल अगर आप क्रॉनिक अल्कोहल, जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई लड़का हफ्ते में 5 दिन ड्रिंक करता है मोर देन 180 ml, तो हम उसको क्रॉनिक अल्कोहल कहते हैं। तो उसमें उसके रेट्स और गड़बड़ हो जाते हैं। स्पर्म, सीमेन, सेमाइनल वेसाइकल का वॉल्यूम, फ्लूइड, सीमेन के पैरामीटर्स, स्पर्म्स के पैरामीटर्स सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। यानी आज की मस्ती कल परिवार बनाने के दौरान भारी पड़ सकती है। हाँ, ये तो मैंने लड़कों का बताया था। अब मैं आपको लड़कियों का भी बताती। स्मोकिंग या अल्कोहल से आपके दोनों में फ़र्क पड़ता है। आप जब ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आपके जो एग बनने की कैपेसिटी है, जिसको हम ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं, वो काफ़ी कम होने लगता है। एग की क्वालिटी बहुत हैम्पर करती है। आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी होता है, जिसमें आपके पीरियड्स या माहवारी संबंधी समस्या भी आती है। तीसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और आपने अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं छोड़ी है, तो आपके बेबी पे भी फ़र्क पड़ेगा। मिस कैरेज का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एक अल्कोहल की वजह से बच्चों में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी होता है, जिसमें बच्चा छोटा होता है, समय से पहले होता है, बच्चे का वजन कम होता है। ये सब प्रॉब्लम भी बहुत आती है। यानी प्रॉपर ग्रोथ बच्चे की नहीं हाँ, होती है। प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, और भी कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, बच्चे में आनुवांशिक मतलब जन्मजात खराबियाँ भी बीमारियां हो आ जाती सकती हैं। हैं। हाँ। चलिए अब आईवीएफ पर आते हैं। पहला सवाल, हाँ जी। आईवीएफ क्या 100% सक्सेसफुल है? नहीं नहीं, मैं ऐसा दावा नहीं कर सकती कि 100% सक्सेसफुल है। वर्ल्ड के बेस्ट आईवीएफ सेंटर में भी आईवीएफ का सक्सेस रेट 70%, 70 to 80 है। ऑन एवरेज सक्सेस रेट 60% है। पर आप जैसे जैसे एक या दो साइकिल आप लेते हैं, तो थोड़ा सा और 10% बढ़ जाएगा आईवीएफ का सक्सेस रेट। कि अगर आईवीएफ का सक्सेस रेट किस बात पर निर्भर करता है? सक्सेस रेट, एक तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है
उसकी एज कितनी है। लेस देन 35 है, सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। मोर जैसे ही आपने 35 की एज क्रॉस की तो आपके एग की कैपेसिटी है, एग की क्वालिटी है, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। किसी कपल को आईवीएफ के लिए कब जाना चाहिए, कितना इंतज़ार करना चाहिए और फिर उसके बाद आईवीएफ नहीं में जाना चाहिए? हाँ, कपल्स को एक्चुअली एक बार आज के सिनेरियो में जब हमारे कपल्स की एज पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि क्या एज है। अगर मोर देन 30 ईयर्स है तो उन लोग को एक प्री कंसेप्शनल टेस्ट होते हैं। जैसे आप जब आप ट्राई करने जा रहे हो प्रेगनेंसी के लिए या आप अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हो, उसके पहले आप कुछ बेसिक टेस्ट करा लीजिए, क्या फिट है। आज के टाइम में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत ओबेसिटी और डायबिटिक दोनों के लिए एक हब होता जा रहा है। तो वैसे में डायबिटीज़ और वेट की वजह से एग की और स्पर्म दोनों की क्वालिटी कम होती। तो एक तो आपको प्रॉपर लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज ये भी करना है। यानी आप कपल्स को ये सजेशन दे रही हैं, आजकल शादियां भी देर से ही हो रही है, हाँ जी। 35-30 की एज में तो शादी हो रही है, तो आप फैमिली प्लान करें उससे पहले डॉक्टर से मिल लें, टेस्ट करवा लें, हाँ जी। और कि टेस्ट में अगर कुछ नेचुरल ना होने की बात हो फिर नेचुरल ना होने, जैसे अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आप थोड़ा शुगर कंट्रोल कराइए। अगर थायराइड अनकंट्रोल्ड है तो उसकी मेडिसिन ली जाएं। और फीमेल में अगर एग रिजर्व कम है तो मैं तो बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फिर वेट नहीं करना है, आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है कि मैं इसको बढ़ाने के लिए क्या ले सकती हूँ। जैसे एग के क्वालिटी, एग के नंबर, थोड़ा बहुत आपकी एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ स्टाइल, और मैंने आपको जो बोला है कि स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ के भी थोड़ी देर बढ़ाई जा सकती है। और उसके बाद फिर आपको अगर ज़रूरत नहीं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर कई बार अब बहुत ही कम हो जाते, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर भी कोई एक औसत एज होती होगी कि इस उम्र में अब आप आईवीएफ की तरफ ज़्यादा बढ़े हो? 35 के बाद तो मुझे लगता है कि एक बार आपको गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे माँ की एज बढ़ती है, बच्चे में भी आनुवंशिक और कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन ज़्यादा होने के चांस होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम का बहुत साइंटिफिकली कोरिलेशन है। डाउन सिंड्रोम मतलब जिसमें बच्चा मंदबुद्धि होता है, उसकी माँ की एज से काफ़ी बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन कोरिलेशन है। तो हमें बहुत डिले नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने में। एक और सवाल आईवीएफ को लेकर होता है कि एक बार किसी कपल ने आईवीएफ प्रक्रिया की शुरुआत करवा दी, प्रेगनेंसी में कितना वक्त लगता है? यूजली आईवीएफ में 1 महीना तो आपको टेस्ट होने में लगते हैं। अगर आपका कुछ ऊपर नीचे, जैसे शुगर कंट्रोल नहीं है, थायराइड है, जैसे मैंने आपको, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो वो फिट होगा 1 महीना उसके प्रिपरेशन में। और 1 महीने आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, इंजेक्शंस फॉर्म में दिए जाते हैं जिससे एग बने। और नेक्स्ट साइकिल में आपको वो एम्ब्रियो डाल दिया जाता है, जो भ्रूण हम बोलते हैं। फिर आपको प्रेग्नेंट कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या एक बार में ही ये हो जाता है या 2-3 बार प्रोसेस से भी गुजरना यूजली पड़ता मैंने है? आपको बताया 60 से 70% अच्छे अच्छे सेंटर्स में है रिजल्ट। 100% ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं है रिजल्ट। तो अगर पहली बार किसी का फेल हो जाए, नहीं कंसीव कर पाए कोई महिला, दूसरी बार प्रोसेस में फिर कितना गैप देना चाहिए? 2 से 3 महीना, ताकि उसकी बॉडी को भी रेस्ट मिल जाए। और ये आपकी गायनोकोलॉजिस्ट भी खोजेगी कि क्या रीज़न था कि भाई आपका फेल हुआ, क्या रीज़न ताकि था उस कि रीज़न को भी हाँ दूर किया उसको जा सके। उस रीज़न को भी दूर किया जाए। अब भाई आईवीएफ पेशेंट के फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। हमें पेशेंट को भी काउंसिल करना पड़ेगा। इमोशनली भी पेशेंट बहुत फिर प्रॉब्लम होती है, उसे इमोशनली भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है कि मेरा आईवीएफ फेल हो गया। उसे भी काउंसिल करना है, हमें रीज़न भी खोजना है कि क्या रीज़न था कि फेल हुआ। मैम उसको रेक्टिफाई करके ही हम सेकेंड साइकिल करना चाहिए। मैम ऐसे केसेस को आप हैंडल कैसे करती हैं, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ मसला है? बीइंग ए फीमेल, मैं भी किसी फीमेल के इमोशंस तो जान ही जाती हूँ कि भाई पेशेंट अगर बहुत होप के साथ आया कि उसे अपनी फैमिली प्लान करनी है, हमने भी उसे होप दिया कि हाँ हम अपना बेस्ट एफर्ट डालेंगे। अगर फेल हुआ है तो फिर हमें बताना है कि क्या रीज़न है और उसको रेक्टिफाई करने का क्या है, और उसे ये बताना है कि ये ऐसा नहीं कि हर बार फेल होगा। हमें उसको सक्सेस रेट बताने हैं कि इस इतने के बाद इतना होता है, इतने के बाद इतना होता है। पेशेंट को सपोर्ट तो करना ही है। सपोर्ट करना होता है मेंटली, और स्पेशली ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटली आप हाँ, सपोर्ट मेंटली करें। सपोर्ट, इमोशनली बहुत सपोर्ट करना है आपको। एक और क्वेश्चन आईवीएफ को लेकर अक्सर होता हाँ है जी, हाँ जी। कि आईवीएफ के ज़रिए हम बच्चे का लिंग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या ये ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये मिथ है। और मैं इसके लिए बिल्कुल आपके माध्यम से सबको बताना चाह रही हूँ, लड़का लड़की सब बराबर है और इसके माध्यम से कोई चेक नहीं किया जा सकता।
कुछ लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर इस तरह से भी कमेंट करते सुना है, देखा है, पढ़ा है, और कुछ लोगों की चर्चा भी सुनी है कि आईवीएफ में आप ये जाकर खुद तय कर सकते हैं कि आपको लड़का चाहिए नहीं या नहीं, लड़की। वो जो आता है सोशल मीडिया पे कि डिज़ाइनर बेबी या कि सेलिब्रिटीज़ ने आईवीएफ कराया और उसे बेबी बॉय हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लॉज या हमारे रूल्स सब कुछ स्ट्रिक्टली बताते हैं कि लिंक सिलेक्शन नहीं होता और ये पॉसिबल भी नहीं है। बीइंग ए फीमेल मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़का लड़की जितना लड़की ने किया, जितना लड़का आपका करता हो उससे डबल आपके लिए लड़की सेवा करेगी। जी। और एक और सवाल लोगों के जहन में रहता है कि क्या आईवीएफ से जो बच्चा होता है और नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा हो रहा है, नॉर्मल प्रक्रिया हाँ, से, प्रक्रिया से एक जैसे होते हैं या उसमें भी कोई अंतर होता है? नहीं नहीं, एक जैसे होते हैं। जो चेकअप आपके नॉर्मल प्रक्रिया में अगर आपने कंसीव किया है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन नहीं हो, बच्चा मेंटली नॉर्मल हो, बच्चे में कोई और कोई मतलब बच्चे के हार्ट लंग इनमें कोई और प्रॉब्लम नहीं हो, अल्ट्रासाउंड से जो हम नॉर्मली स्कैन वगैरह करते हैं वो सारे टेस्ट इसमें भी होते हैं लेवल। क्योंकि आईवीएफ अब नया नहीं है, भारत में भी नया नहीं है, छोटे छोटे शहरों में भी आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं। बावजूद उसके बहुत से परिवारों में अब भी इस चीज़ को लेकर टैबू है। जो कपल हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार के लोग उन्हें परेशान करते हैं कि नहीं, ये तो मशीन से हुआ बच्चा हुआ, अपना बच्चा थोड़ी हुआ। इस तरह की बातें भी होती हैं। हाँ हाँ, वैसे आपसे परिवारों मैं को आप क्या बिल्कुल कहेंगे? सहमत हूँ। तो इसके लिए हम हर आईवीएफ सेंटर में गवर्नमेंट ने वो किया कि एक काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी पेशेंट अगर कभी आता है तो पूरी फैमिली के साथ आता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिसीजन रहता है कि वो बहुत सोच के ही आया, थक हार के ही आया कि अब मुझे आईवीएफ से ही बच्चा होगा, उसके जिसने भी रेफ़र किया। तो पूरी काउंसलिंग होती है कि भाई ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, अगर हम और लेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर हम बिल्कुल भी कंसीव करने में मुश्किल होगी। अभी तो हम आईवीएफ से कर सकते हैं। तो पूरी प्रॉपर काउंसलिंग समझाने के बाद ही फिर हम आगे प्रोसीड करते कभी हैं। कोई ऐसी फैमिली मिली जो शुरू में कन्विंस ना हो और बाद में जब बेबी हाथ में आया तो उनके इमोशंस बदल गए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे रोते हैं, कई बहुत खुश होते हैं, मतलब खुशी के ही आंसू होते हैं वो। पर हाँ, ये अच्छा लगता है कि अगर हमने किसी को खुशी दी जो जिसके लिए उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, अगर वो कंसीव करता है, और फिर यूजली ये पेशेंट अपने फर्स्ट बर्थडे पे या जो भी बेबी के फर्स्ट बर्थडे पे इनवाइट करते हैं, बताते हैं। फिर धीरे धीरे अभी टैबू भी हट रहा है कि आईवीएफ ठीक नहीं है, मशीन वाला बच्चे, ऐसा अब हट रहा है। लोग तो अब तो बहुत सारे बर्थडे पार्टीज आपको ज्वाइन करना पड़ता कोशिश करती हूँ विश तो ज़रूर करती है भाई ये मेरे ही बच्चे हैं। होगा। वाकई, वाकई। अच्छा, आईवीएफ जिस तरह से ये ट्रेंड में आ रहा है, बहुत सारे कपल ऐसे भी होते होंगे जो एक बार आईवीएफ सेंटर पहुंच गए, डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो उन्हें लगता होगा कि वो बच्चों की मशीन के पास आ गए हैं, बस उन्हें बच्चे मिल ही जाएंगे। नहीं, मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ मेनका जी। पहले अगर कोई कपल आता है, अगर यंग एज है और ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल नेचुरली कंसीव करेगा, तो हम 3-4 साइकिल हम बताते भी हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप इस टाइप से करो। क्योंकि बहुत सारे कपल्स अनअवेयर होते हैं कि क्या फर्टाइल पीरियड है, कौन से टाइम पे उनको ट्राई करना चाहिए, इसके लिए इनको आगे क्या टेस्ट है या क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे वो कंसीव नहीं कर पा रहे। अगर एज कम है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम कहते हैं कि भाई अब 6 महीना 1 साल ऐसे ऐसे ट्राई करो, उसके बाद नहीं होता है तब आते हैं। और जो आते हैं फिर उन्हें होप तो रहती है कि हाँ, और बाकी आजू बाजू जो पेशेंट बैठे हैं तो उनको देख के होप तो रहती है कि हाँ होंगे। कभी ऐसा हुआ कोई पेशेंट जो कि बहुत उम्मीदों से आया लेकिन उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो उनका गुस्सा निकला या आक्रोश? हाँ, आपने सही बोला, ऐसा नहीं है, गुस्सा तो निकलता ही है, किसी को भी लगेगा। मैं उस समय में मैं उनको उनकी जगह पे मैं अपने को रख के देखती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ ऐसा इमोशन आना जायज़ है। उस समय हम उनको थोड़ा टाइम देते हैं, फिर समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम है। उनसे कहते हैं कि अगर आपको ओपिनियन और लेनी तो आप ले लीजिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है। अगर हमारी अपना कुछ ये लगता है कि हाँ उस टाइप से नहीं हुआ, तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्टिलिटी पीरियड ये कैसे पता चले किसी कपल? ये 2-3 तरीके से होता है कि जिस किसी पेशेंट फीमेल की साइकिल्स एकदम अगर रेगुलर हैं तो यूजली उसका पीरियड 10 to 14-15 तक रहता है। ओवुलेशन टाइम जो हम कहते हैं ना, फर्टिलिटी पीरियड, तो वो उस एक हफ्ते में करते हैं। तो ये आपका एक ब्लड टेस्ट से पता चलता है। दूसरा नॉन इन्वेजिव होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं कि उससे पता चल जाए कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और उस हिसाब से उसे कहते हैं कि आप ये इस टाइम आप ट्राई करिए। इस टाइप से अगर पेशेंट अगर 6 महीना ट्राई किया और कोई रीज़न नहीं, ट्यूब खुली हुई है, मेल फैक्टर ठीक है, अगर फिर भी 6 महीना 1 साल में नहीं हुआ, एज कमी है,
तो फिर आगे देखा जाता है। और अगर एज ज़्यादा है तो फिर बहुत टाइम डिले नहीं करना होता है, क्योंकि फिर आपके वो आज के टाइम में मे बी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मुझे नहीं पता, हाँ, स्ट्रेस, आपका जो वर्क लाइफ है, फीमेल भी है आजकल, आपको नहीं पता होगा कि लोग फीमेल जैसे आजकल सब चाहते हैं कि मैं इसमें जाऊं, उनका वर्किंग ट्रैवलिंग बहुत रहता है, तो बहुत सारे यंग गर्ल्स अपने एग फ्रीज कराने भी बहुत आ रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, वो तो वो आगे कहते हैं कि आप postpone कर हमारा देते एग हैं। फ्रीज कर दीजिए, जब मैरिज होगी, जब ये होगा कि हम सेटल्ड हो गए हैं अपना प्रोफेशनली, तब हम फैमिली प्लान करेंगे, तो हमारे पास उस टाइम एग कम ना रहे, तो वो करके एग फ्रीज भी कराई जाती है आजकल। और ये भी कितना बहुत ट्रेंड सक्सेसफुल होता है फिर? ठीक है, अच्छा है सक्सेस रेट, ऐसा नहीं है, तो उतना तो नहीं है। अब हमारे सोशल स्टेटस में मतलब, या हमारा जो जैसा वो है हमारा समाज है, उसमें तो इतना अभी फिर भी इतना ही नहीं है, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये बहुत है। बहुत ज़्यादा है। अब भारत में भी ये कल्चर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब चाहे वो पुरुष हो या महिला, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो हाँ गए जी। हैं और प्रायोरिटी बदल रही है, सक्सेस पाना है, और इसके लिए एग फ्रीज जैसा कि आप बता रही हैं वही तरीका है। और बहुत सारे कपल को हमने देखा है कि अगर गलती से या किसी तरह से कंसीव हो गया तो वो अबॉर्ट करा लेते हैं, बाद में फिर उस फैसले पर पछताते भी हैं। ऐसे कपल्स को क्या कहेंगे? पहले तो जब अगर वो अबॉर्ट कराने आते हैं और वो एलिजिबल कपल है, मतलब मैरिड है, एज भी ठीक है, तो हम तो पहले काउंसिल करते हैं कि फर्स्ट बेबी आप कंटिन्यू कर लो। इन केस अगर वो अबॉर्ट करा लिए और फिर अगर उन्हें हेल्प चाहिए होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, तो फिर यही प्रोसेस रहता है कि उनके सारे टेस्ट होने हैं, क्या क्यों नहीं। अबॉर्शन की वजह से भविष्य में प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है? एबॉर्शन की वजह से नहीं, पर कोई भी फीमेल, उसको 1% चांस तो है ही कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, और अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो आपकी ट्यूब पेटेंट होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, फेलोपियन ट्यूब जो वो हम कहते हैं वो खुली होनी चाहिए। तो कई बार एबॉर्शन या रिकरेंट इन्फेक्शन, इनकी वजह से ट्यूब में इन्फेक्शन होने का और ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ती है। मैम, आप भी एक फीमेल हैं, तो ये सवाल मैं आपसे कर सकती हूँ। आज वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली फॉर वुमेन। उन्हें घर भी संभालना है, दफ्तर भी संभालना है, अपने रिलेटिव्स को भी संभालना है। हाँ, ये तो ये बात सही है। बैलेंस कोई कैसे करे? आप अपना एग्जांपल देकर भी समझा सकती हैं। मैं मतलब ये बात तो आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे, कि फीमेल को मेल की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती एक है, रिपोर्ट वर्क कहती है कि प्लेस 200% से ज़्यादा ज़्यादा है, फीमेल हाँ। काम करती है एक मेल के कंपैरिजन में। ये बात बिल्कुल सही है, फीमेल तो उसमें हमें अपना भी लाइफ स्टाइल ठीक करना है, हमें अपनी प्रायोरिटी ठीक करनी है। ठीक है, मैं मानती हूँ कैरियर है, पर अगर आपके बच्चे को ज़रूरत है तो उस टाइम आपको शायद छुट्टी लेनी पड़ेगी, और आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है, और आपको अपना फिजिकली और मेंटली फिट होके रहना है, तो ही आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। आखिर में एक और सवाल उसमें आपके घर वालों का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आईवीएफ पर एक परिवार को औसतन कितना खर्च करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर है जो दावे करते हैं कि 35,000 और 40,000 में आपकी गोद में बच्चा खेलेगा। क्या ये मुमकिन है? मेघना जी, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत सारे हम ऐसे सोशल मीडिया पे या पेपर में ऐड देखते रहते कि 35,000 में आईवीएफ, 2 साइकिल 3 साइकिल ऐसे, दावे पर करते ऐसा हैं। पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो रेट है ये बिल्कुल वेरी करता है पेशेंट की एज पे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके उस पे रहता है, क्योंकि 35,000 में आप इनरोल तो हो जाओगे आईवीएफ में, पर उसके बाद बहुत सारे कि वो क्या क्या उसमें कवर कर रहे हैं, आपके इंजेक्शन्स कवर कर रहे हैं, आपकी दवाइयाँ कवर कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र कवर कर रहे हैं, या उसमें कोई और हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो ये आपको कपल्स को बहुत सोच समझ के ही जाना चाहिए कि आपको पूरा चीज़ पूछना है कि मेरा इसमें क्या क्या आएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं आईवीएफ के लिए, तो अब तो रूल्स अच्छे हैं जो कपल्स ओरिएंटेड ही है, और मतलब हाँ, हेल्प करेंगे आपको कि आप किसी ट्रैप में ना फंसो उस टाइप से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे धन्यवाद साथ मेघना न्यूज़ जी। रूम में आने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर बहुत ही शालीनता से और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आईवीएफ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों, कब, कैसे पड़ती है, कितना खर्च आएगा। और बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास मत आओ, उनमें से एक है जो बताती हैं पहले कि देखिए ज़रूरी नहीं कि आप आईवीएफ से जाइए ही, पहले उससे पहले नेचुरल तरीके से कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं हमेशा पहले यही ट्राई करती हूँ कि आप नेचुरली ट्राई करो, उसके बाद उसमें हेल्प चाहिए मैं ज़रूर बताऊँगी, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत है तो फिर तो करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ इस धन्यवाद। वक्त जुड़े रहने के लिए।